नमस्कार। आज हम मूल अधिकारों में पहला जो वर्ग है मूल अधिकारों का, समानता का अधिकार, उसके बारे में जानेंगे। इसमें टोटल 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, जो कि राज्य को संविधान में समता का अधिकार का शीर्षक दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम अनुच्छेद को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आर्टिकल 14 है जो भारतीय संविधान का समानता का अधिकार का पहला अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस कथन में अगर हम देखते हैं तो दो सेंटेंस प्रमुख है। पहला तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। जो पहला वाक्यांश है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे और कोई व्यक्ति आर्थिक संसाधनों या सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से चाहे कितना ही ऊंचा हो, वह देश के कानून से ऊपर नहीं है और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। तो ये पहला का मतलब है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है विधियों का समान संरक्षण। ये एक तरीके की सकारात्मक अभिव्यक्ति है क्योंकि इसमें संरक्षण की बात की गई है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्तियों की जो कानून होते हैं उन तक बराबर पहुंच होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाले ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो पूर्णतः समान हो। इसका कारण क्या है कि विभिन्न व्यक्ति होते हैं, वो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए सभी पर कानून लागू करते समय उन अंतर या विभिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि समान कानून उन्हीं व्यक्तियों के संदर्भ में बनाए जाने चाहिए जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हो। परंतु यदि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए असमान कानून बनाए जाते हैं तो यह भी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इस पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो इसमें है समानता के अधिकार। विधियों के समानता, विधि के समक्ष समानता जो हमने पढ़ा, उसके कुछ अपवाद भी है हमारे देश में जो संविधान स्वीकार करता है। तो उसमें 4 अपवाद है। पहला है कि जो विदेशी राजनयिक है, हमारे देश में हर देश का दूतावास है लगभग, और उनमें जो राजनयिक काम करते हैं तो उनको कुछ उन्मुक्तियाँ दी जाती है, छूट दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और शिष्टाचार के तहत। तो जो विदेशी राजनयिक है, भारत में रहने वाले विदेशी शासक आते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में जो ऑफिस है या उसकी एजेंसी है, उसमें काम करने वालों को क्या दिया जाता है कि भारतीय न्यायालयों में सिविल और आपराधिक आधिकारिकता से छूट प्राप्त होती है। उन पर ये मुकदमे नहीं चलाए जाते, उन पर अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के तहत उनको छूट प्राप्त होती है। दूसरा जो अपवाद है वो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को अपने दायित्व निभाने के लिए क्या दिया जाता है कि कुछ विशेष छूट दी गई। जैसे वो इन पदों पर कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति या राज्यपाल है, अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा और इनके पद पर बने रहने, जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, उस दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई नहीं चलाई जा सकेगी। तो इनको कुछ छूट दी गई है। इसी तरीके से
अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को और 194 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर संसद सदस्य संसद में कुछ बातें कहते हैं तो उनके लिए वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसद की चार दीवारी में जो भी बातें कहती हैं उन पर वो उनको कुछ छूट प्राप्त है सामान्य नागरिकों के मुकाबले। नेक्स्ट जो चौथा अपवाद है वो यह है कि अनुच्छेद 31 ख और घ में, इसके अधीन जो हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे, भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, उनके अधीन जो पारित विधि है उनको भी अनुच्छेद 14 के अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। इन तीनों को क्या किया गया था, अनुच्छेद 31 क और ख को पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था भारत का, उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और 31 ख को 25वें संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पांचवा जो अपवाद है वो है अनुच्छेद 361 क। इसमें क्या दिया गया है कि प्रेस या मीडिया को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की कार्रवाई का सत्य प्रकाशन करता है और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य उचित है, तो उस पर देश के किसी न्यायालय में सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। इसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो ये अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद है समानता के अधिकार के। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15। ये क्या करता है कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में जो दिया गया, विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता, उसको कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लागू करता है। और ये अनुच्छेद राज्य को धर्म, मूल वंश को इंग्लिश में रेस बोलते हैं, नस्ल जिसको, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विभेद का प्रतिषेध या मनाही करता है। कि इसके आधार पर राज्य कोई भेद नहीं कर सकता अपने नागरिकों के साथ। नागरिक शब्द इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्तियों नहीं, नागरिक। इसके मुख्यतः 6 खंड है, ये आप 5 की जगह 6 खंड है इसमें। तो एक नया जोड़ा गया अभी हाल ही में 2019 में, वो मैं बाद में लिखा तो भूल गया, यहाँ पर 5 की जगह 6 पढ़ना आप। 6 उपखंड है इसके। पहला है वो है अनुच्छेद 15(1). इसमें क्या है, ये राज्य को आदेश देता है कि वह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसमें जो एक वर्ड है कि केवल, वो विशेष ध्यान देने का है। इसका मतलब क्या होता है कि विभेद या भेदभाव केवल इन उपयुक्त जो आधार हमने पढ़े इनके आधार पर ही वर्जित है, अन्य आधारों पर नहीं। यदि कोई भी विभेद इस अनुच्छेद में वर्णित आधारों से भिन्न किसी और आधार पर किया गया है तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। जैसे इस सूची में क्या जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु यदि विभेद निवास स्थान का आधार पर हो तो वह अवैध नहीं होगा। तो इस प्रकार ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकेगा। उसी का जो दूसरा भाग है अनुच्छेद 15(2), उसमें कहा गया है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति भी को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, इनके प्रवेश को किसी भी नियोक्ता के अधीन नहीं रखेगा। इसका मूल उद्देश्य क्या था, जैसे कि 15(2) है, भाषा तो आप पढ़ ही लोगे, इसका मैं बताता हूँ। मूल उद्देश्य वो था इस अनुच्छेद को शामिल करने का कि जाति व्यवस्था से उत्पन्न अस्पृश्यता की जो भेद, अनटचेबिलिटी है, उसकी कुरीति को समाप्त करना था। क्योंकि आज़ादी से पहले क्या होता था कि कई सार्वजनिक स्थानों पर हरिजन और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को जाने से रोका जाता था। तो उसी भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया। एक बात ध्यान देने वाली है कि इस अनुच्छेद 15(2) में
उन्हीं कुओं, तालाब और सार्वजनिक समागम के स्थानों को शामिल किया गया है जो पूर्णतः या अंशतः राज्य की पैसों से पोषित हो या साधारण जनता के प्रयोग के लिए लाए जाते हो। यदि कोई कुआं या तालाब किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। तो 15(2) में ये था। अब हम जो 15(3) देखते हैं वो रियली में तो क्या है कि 15(1) और 2 में दिए गए सामान्य जो नियम है कि भेदभाव नहीं होगा, इनका अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका। और इसमें कहा गया है कि जो बात अनुच्छेद 15 में कही गई है 1 और 2 में, वो बात क्या होगी, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इसका उद्देश्य क्या था इस अनुच्छेद का, कि महिला और बच्चों को विशेष संरक्षण प्राप्त करना जरूरी है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी होती है महिलाओं और बच्चों की कि वे आसानी से वंचन के शिकार हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन के शिकार हो जाते हैं। और भारतीय संविधान के क्या है, जो नीति के निर्देशक तत्व है उसमें भी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं को विशेष मातृत्व सुविधाएं देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बहुत से अनुच्छेद संविधान में इनसे संबंधित जोड़े गए हैं। तो अगर राज्य इनसे संबंधित कोई विधि बनाता है तो वो एक सकारात्मक कार्रवाई माना जाएगा उसको, न कि आरक्षण माना जाएगा उसको। तो इसके लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो आप इस आधार पर नहीं कह सकते कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, ये अपवाद है इसका। इसी प्रकार आर्टिकल 15(4) है वो संविधान, ये दूसरा अपवाद है 15 का। इसे क्या किया गया था, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका कारण क्या था जोड़ने का, कि उस टाइम क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मद्रास एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मद्रास राज्य बनाया चंपकम दोराई राजन 1951 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि केंद्र सरकार को या राज्य के मेडिकल या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें विभिन्न जाति और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया था सरकार ने। और तो सरकार का तर्क ये था कि ये जो हमने निश्चित अनुपात निर्धारित किया वो अनुच्छेद 46 के जो नीति निषेध तत्व है उसके अनुरूप है और राज्य की जो जनता है कि कमजोर वर्ग है उसके शिक्षा संबंधी हितों की सुरक्षा और अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मद्रास सरकार की आदेश अवैध है क्योंकि इसमें सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, न कि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। और समानता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते। तो इसी निर्णय के प्रभाव को हटाने के लिए क्या किया, ये अनुच्छेद संविधान में 1951 में जोड़ा गया था और राज्य को ये शक्ति दी गई कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा और ऐसे विशेष प्रावधान को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। रिजर्वेशन जो शिक्षा में रिजर्वेशन है वो इसी अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 15(5), इसको 93 संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद को प्रभावी रूप देने के लिए 2006 में एक एक्ट पारित किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2016। तो ये आर्टिकल राज्य को क्या अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, माइनॉरिटीज की जो शिक्षण संस्थाएं, उनको छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी या निजी ये ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त करती हो या नहीं करती हो, उसमें SC ST और OBC के अभ्यर्थियों को दाखिले में प्रवेश में आरक्षण दे सकेगा। और अनुच्छेद अगर वो ऐसा करता है तो अनुच्छेद 15 की कोई बात उसको ऐसा करने से रोकेगी नहीं।
दरअसल क्या था कि सरकारी जो शिक्षण संस्थानों है उसमें एससी और एसटी के लिए 22.5% का आरक्षण का नियम पहले से ही लागू था। पर सरकार चाहती थी कि जो मंडल आयोग है जिसने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी, उनकी सिफारिशों के लागू होने के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सेवाओं में और ओबीसी को जो सेंटर की नौकरियों में ओबीसी को जो 27% का आरक्षण मिलना शुरू हुआ, वैसा ही आरक्षण क्या होना है शिक्षण संस्थानों में भी मिलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए ये प्रावधान लागू किया गया, संविधान में जोड़ा गया था। और नेक्स्ट जो है छठा उपबंध इसका, वो है अनुच्छेद 15(6). तो ये क्या करता है, अभी हाल ही में जोड़ा गया 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्या करता है कि राज्य को जो एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वैसे ही आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, ये पहली बार जोड़ा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो उनको कमजोर वर्गों को राज्य अगर आरक्षण देगा तो इसको हम समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कह सकते। तो ये आर्टिकल 15 हमने देखा है। आगे भी हम देखेंगे, अभी लेक्चर थोड़ा लंबा होगा आज का, क्योंकि थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे हम अनुच्छेदों को, पूरा समानता के अधिकार को एक ही लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश करेंगे हम। तो वो नेक्स्ट अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16। ये संविधान का सर्वाधिक एक चर्चित और विवादित अनुच्छेद है, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो ये क्या करता है कि लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करता है। इसमें भी 1 और 2 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है, और नेक्स्ट जो 3, 4, 5, 6 है इसमें इन समानता की, अवसर की समानता की गारंटी के अपवाद दिए गए हैं। तो अगर हम इनको देखें, इनकी संविधान की भाषा को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 16(1) में क्या बोलता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी या नियोजन में समान अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी, और राज्य इन आधारों पर, जो आप देख रहे हो धर्म, मूल, जाति, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये पद क्या है, कि जो आप देख पा रहे हो 16(1) और 2, तो इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली है। वो ये है कि अनुच्छेद 16 का विस्तार क्या है, सिर्फ उन्हीं पदों तक है जो राज्य के अधीन है। गैर सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में दिए जाने वाले पदों में ये आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती है, ये अधिकार लागू नहीं होते। और अनुच्छेद 16 का अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहां राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही है। अगर राज्य संविदा या संबंधी सेवा के मामले में भर्ती करता है तो वहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है तो वहाँ आरक्षण ये लागू नहीं होता है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट्स में ही ये लागू होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 16(3) संविधान का। ये 16(2) का अपवाद है। 16(2) में जिन जो 7 आधार है उन पर जो भेद का निषेध किया गया है, उसमें निवास स्थान भी शामिल है। परंतु ये अनुच्छेद एक प्रावधान करता है कि संसद कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य के लिए ये शर्त लागू कर सकता है कि वहाँ के निवासी होना जरूरी हो नौकरियों में। इसको शामिल करने का एक कारण ये था कि देश के जो विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर था वो भिन्न भिन्न था, और कुछ विशेष राज्यों में निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे प्रावधानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो परंतु संविधान निर्माता इस बात को लेकर चिंतित भी थे, कहीं इसका दुरुपयोग ना करने लगे सब राज्य कि अपने लोगों को ही रोजगार दे इसके मामले में, फिर उससे क्या होगा, एक बिखराव वाली स्थिति आ जाएगी, क्षेत्रवाद की भावना फैल जाएगी। तो इसी कारण ये क्या दिया गया है, ये शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं दी गई है। संसद ही पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए ऐसा कानून बना सकता है।
पहले ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू थी, तो अभी तो नहीं है, हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 16(4). ये 16(2) का दूसरा अपवाद है। इसमें राज्य को पावर दिया गया है कि वो पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनको नियुक्तियों में आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। तो इसमें दो शर्तें जोड़ी है मुख्य, जो हम देखते हैं 16(4) में। वो है कि एक तो कि वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा पिछड़ा होने के साथ ही राज्य की राय में उस वर्ग का क्या होता है कि राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। पिछड़ा वर्ग तो है ही, उसके अलावा अगर पिछड़ा वर्ग है फिर भी राज्य की नौकरियों में अगर उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उसको जरूरी नहीं है कि आरक्षण दिया जाए। तो दोनों शर्तें होनी जरूरी है। तो ये राज्य को मनमानी करने से रोकता है कि वो ठोस और तथ्यात्मक आधार पर ही इस आरक्षण की व्यवस्था करे। तो अगर हम इसका थोड़ा डिटेल में जाएं तो देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग कौन है? संविधान में तो इसकी परिभाषा दी गई नहीं है, परंतु अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340 में एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा और वो आयोग विस्तृत अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा कि किन वर्गों को इसमें शामिल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या करेगी सरकार, घोषणा करेगी कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है या नहीं है। तो ये अनुच्छेद 16(4) में है। इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं, पर अपने काम की इतना है सिलेबस में। डिटेल में भी आपको अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम अनुच्छेद 16(5) देखेंगे। 16(5) क्या करता है कि 16(2) में जिन 7 आधारों पर भेदभाव वर्जित किया गया उसमें से एक क्या है, धर्म है। तो ये अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए उस धर्म के अनुयायी की नियुक्ति का प्रबंध कर सकता है। जैसे सरकारी मान लो कि मंदिर है, तो उसमें मंदिर है तो पर्टिकुलर वो हिंदू वर्ग धर्म के लिए वो प्रावधान कर सकता है कि इसमें पूजा पाठ करने वाला हिंदू होगा। वैसे ही सरकारी दरगाह या मस्जिद है तो उसमें ये प्रावधान कर सकता है कि पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म के लोग इसमें प्रबंधन का काम करेंगे। तो इसमें अवसर की समानता से वंचित कर सकता है दूसरे धर्मों को, क्योंकि भारत एक विविधतामूलक देश है, इसलिए इस संविधान में प्रावधान जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो है वो है 16(6) अनुच्छेद। इसको क्या किया गया था 103वें संशोधन द्वारा अभी 2019 में जोड़ा गया, वही कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 हमने देखा। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है 17 अनुच्छेद 17। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अस्पृश्यता को अवैध घोषित करता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है कि ये अनटचेबिलिटी को अवैध घोषित करता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर आप भेद अनटचेबिलिटी छुआछूत करते हो तो उसको ये अनुच्छेद अवैध घोषित करता है। और इसके लिए संसद ने समय समय पर कानून भी बनाए हैं, जिसमें से 1989 का एट्रोसिटीज एक्ट विशेष किसी भी तरह के शोषण को SC ST को बचाने के लिए संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देखेंगे वो है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 क्या है कि आप देखोगे तो ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अब ये विस्तार से आप देख लोगे कि उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। हमारा समाज क्या था कि पहले एक विषमतामूलक समाज था जिसमें विशेषाधिकार थे कुछ वर्गों को। तो उन्हीं विषमताओं को समाप्त करने के लिए आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया है और इसमें 4 अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए हैं, 4 खंड, कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
शिक्षा और सेवा में कर सकता है, सेना में। और कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और कोई भी विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन काम करता है वो राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के दूसरे देश की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और 18(4) में लिखा गया कि उससे कोई भेंट स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो उपाधि देने का प्रावधान है वो प्रतिबंध केवल राज्य पर लागू होता है। अन्य जो सार्वजनिक संस्थाएं उपाधि है, सम्मान है, वो दे सकती है। और राज्य भी क्या है कि सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधियां देने से नहीं रोक सकता। राज्य को सेना और विद्या में क्षेत्र में दे सकता है। और राज्य को किसी व्यक्ति के सामाजिक योगदान को देखते उसे सम्मान देने से नहीं रोका गया है। शर्त यह है कि सम्मान की प्रयोग उपाधि के तरीके से नहीं हो। एक हम इसमें देखते हैं कि स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद क्या 1954 में भारत सरकार ने 4 तरीके के अलंकार या पुरस्कार देने की घोषणा की। जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री, जिसमें भारत रत्न जैसे कला साहित्य विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए दिया जाता है। बाकी किसी भी विशिष्ट सेवाओं में किसी के अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए दिया जाता है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली कि जो भारत सरकार जो उपाधियाँ देती है, रत्न देते हैं, ये भारत रत्न, और इनको ये क्या 18(1) में जो उपाधि है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज किया कि नहीं, राज्य ये उपाधियाँ दे सकता है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी उपाधियाँ देना संवैधानिक है। और कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अलंकरणों से संबंधित व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे इन सम्मानों का उपाधि की तरह अपने नाम से पहले या बाद में प्रयुक्त करें। अपने नाम के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते कि उपाधि दी गई है परंतु ये ऐसा यूज नहीं करे कि जिससे कि एक समाज में भेदभाव का, विशेषाधिकार का बोध हो। तो राज्य उपाधि दे सकता है परंतु इनको कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकता। तो ये आज की क्लास में हमने थोड़ा डिटेल से समानता के अधिकार को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।